हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10th मैथ के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव से टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव के टोटल 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन का आंसर देना होता है और सब्जेक्टिव में टोटल 50 50 मार्क्स के पूछे जाते हैं, जिसमें कि 30 क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं और 8 क्वेश्चन 5 मार्क्स के होते हैं। 30 क्वेश्चन में किन्हीं 15 क्वेश्चन का आंसर देना है और 8 क्वेश्चन में किसी 4 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ थोड़ा हम लोग देखते हैं किस प्रकार से पूछे जाते हैं। टोटल अगर मार्क्स का बात किया जाए तो ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 50 को सॉल्व करना है, तो 50 मार्क्स इसमें पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स पूछे जाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव के अलावा अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो 2 मार्क्स के टोटल 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें कि किन्हीं आधे प्रश्न का आंसर देना है, यानी 15 प्रश्न का आंसर देना है। तो 15 को अगर 2 से गुना करते हैं टोटल 30 मार्क्स आते हैं इसमें। 30 मार्क्स 2 नंबर पे है और किन्हीं 8 प्रश्नों में 4 प्रश्नों का आंसर देना है, जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। 4 पंचे 20, तो टोटल इसमें भी 50 मार्क्स होते हैं सब्जेक्टिव में, और ऑब्जेक्टिव में भी टोटल 50 मार्क्स होते हैं। तो मैं आज आप लोगों को उन्हीं सब्जेक्टिव का कुछ ऐसे टॉपिक्स को बताने वाला हूं जो कि हूबहू आपको बिहार बोर्ड के मैथ में 10th मैथ में देखने को मिलेगा, और मैं जो बताऊंगा फाइनली उससे अलग कुछ नहीं आएगा, सेम टू सेम मैच करेगा उससे। तो आज हम लोग उन टॉपिक को मैं कुछ लेकर आया हूं जो कि आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। चलिए देखते हैं आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ इसमें क्या क्या है, और इसको बारी बारी से मैं बताकर फिर इसे सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं। तो पहला हम लेके आए हैं एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न। तो पहला हम लोग अगर एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित प्रश्न अगर को देखेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम से हमें 1 या 2 क्वेश्चन वहां पर हूबहू पूछे जाते हैं। जैसा मैं बताऊंगा हूबहू वैसा ही वहां पर पूछे जाएंगे। दूसरा है परिमेय और अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग परिमेय और अपरिमेय को सिद्ध करेंगे। इससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व हो सकता है और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में होगा ही सॉल्व। तो चलिए तीसरा आते हैं शांत अशांत। ये बहुत ही आसान है, शांत अशांत। कोई भी संख्या दिया रहेगा उसको हम लोग पता करना है कि शांत है या अशांत। ये भी 2 मार्क्स में प्लस ऑब्जेक्टिव में पूछे ही जाते हैं, तो ये हम लोग को आसानी से इसको हम लोग करेंगे। चौथा है संख्याओं को P बटे Q के रूप में व्यक्त करना। तो मतलब कोई संख्या दिया रहता है जिसके ऊपर में बार लगा हुआ रहता है, उसे हम लोग P बटे Q के रूप में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये 9th का टॉपिक भी है और 10th में भी हम लोग को बहुत ही विशेष रूप से पूछा ही जाता है। तो इससे हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, जब भी जो जो सब्जेक्टिव मैं यहाँ बताऊंगा उससे ऑब्जेक्टिव भी हूबहू ही पूछा जाएगा। मतलब सब्जेक्टिव अगर हल कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव हल करने में कोई हम लोग को दिक्कत नहीं होगा। तो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों का काम होगा आपका कॉम्बिनेशन सिस्टम यहाँ पर। चलिए पांचवा में देखते हैं गुणनखंड। ये गुणनखंड यानी इसको फैक्टर भी बोलते हैं अंग्रेजी में, और ये फैक्टर से भी हम लोग को बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक प्रश्न होते ही हैं। अगर छठा का बात करें तो बहुपद का भाग। ये बहुपद का भाग हम लोग 9th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी, 8th में भी पढ़े हैं ये सब चीज। तो बहुपद का भाग एक फिक्स ही रहता है, 2 मार्क्स में फिक्स रहता है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन का अगर बात करें द्विघात समीकरण का बात करें। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण को हम लोग पहचानने के लिए सीखेंगे, इससे ऑब्जेक्टिव भी बनता है। द्विघात समीकरण से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, अल्फा बीटा गामा, ये सब बहुत सारे हिसाब इसमें आने वाले हैं, तो हम लोग इसको अच्छे से जानेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन। मतलब रैखिक बहुपद को हल करने के लिए हम लोग को 4 विधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें कि प्रतिस्थापन विलोपन वज्रगुणन और एक ग्राफ विधि होते हैं। तो ग्राफ को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले हम लोग प्रतिस्थापन विलोपन और वज्रगुणन को हम लोग समझ लेंगे, उसके बाद ग्राफ को 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो अलग से उसको हम लोग समझेंगे। अगला है के का मान। के का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, लेकिन ये रैखिक समीकरण के अनुसार से ज्ञात करेंगे। रैखिक समीकरण में हम लोग संगत है या असंगत है उसके अनुसार से इसको हम लोग जानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है ग्राफ विधि से 5 मार्क्स का जो है ये ग्राफ मैं आपको इतना अच्छा से इजी तरीका से समझाऊंगा, आपका 5 मार्क्स श्योर ही होगा। वहां पर 5 मार्क्स आपका कोई काटने वाला नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ग्राफ को छोड़ के आ जाते हैं, तो मैं ग्राफ इतना सरल विधि से बताऊंगा कि आप ग्राफ तो क्या कोई भी हिसाब छोड़ के नहीं आइएगा वहां से। तो देखिए अगला है आयु और भिन्न ज्ञात करना। मतलब आयु से संबंधित, मतलब पढ़ के निकालने वाला, समीकरण निकाल के बनाने वाला जो क्वेश्चन होता है, अक्सर ये क्वेश्चन
बहुत बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को बहुत ही इजी तरीका से मैं बताऊंगा ताकि आपको मतलब मार्क्स श्योरली हो जाए वहां जाके। अगला है विवेचक ज्ञात करना, द्विघाती सूत्र का प्रयोग। मतलब अगला क्वेश्चन जो होता है, हम लोग अगर चौथा चैप्टर का अगर बात करें तो उसमें हम लोग को आता है विवेचक, द्विघाती समीकरण, ये सब हम लोग को श्री धाराचार्य का नियम भी इसको कहते हैं द्विघाती सूत्र को। तो इसका प्रयोग हम लोग जानेंगे बढ़िया से, हम लोग प्रत्येक हिसाब को बहुत ही आसानी तरीका से जानेंगे। अब अगला है ए एन, एस एन और एन, है ना, अंतिम पद, पदों का योग, पदों की संख्या, ये सब का मान ज्ञात करने के लिए सीखेंगे, जो कि इससे ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 मार्क्स में पूछे जाते ही हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में जरूर है कि इसका 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। तो अगला देखते हैं, अगला है समरूपता। समरूपता करना मतलब कोई भी चीज को समरूप हम लोग किस प्रकार से करेंगे, तो ये सब चीज को हम लोग त्रिभुज को ट्रायंगल के द्वारा समझेंगे। ये 5 मार्क्स में हम लोग का प्रमेय भी आते हैं इससे, है ना। प्रमेय को हम लोग आसानी से, कुछ कुछ ऐसे प्रमेय हैं जो कि पढ़ लेने से 5 मार्क्स श्योरली वहां हम लोग के हो सकते हैं, और मैं आपको 5 मार्क्स के लिए आपको तैयार भी कर दूंगा। अगला है दूरी, विभाजन और मूल बिंदु। हम लोग दूरी सूत्र पढ़ेंगे, विभाजन सूत्र पढ़ेंगे, मूल बिंदु सूत्र पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, समदूरस्थ पढ़ेंगे। ये सब चीज को ज्ञात करना बहुत ही आसान है। हम लोग सूत्र के द्वारा इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद प्रत्येक हिसाब का एक एक उदाहरण के साथ समझेंगे, और हुबहू उसी प्रकार से वहां मैच कर सकता है। अगला है त्रिकोणमितीय। ये सबसे आसान टॉपिक है त्रिकोणमितीय, लेकिन बच्चों के लिए ये सबसे भारी टॉपिक होते हैं, लेकिन जबकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो आसानी से समझ सकते हैं। त्रिकोणमितीय से संबंधित प्रश्न। तो त्रिकोणमिति से हम लोग को लगभग 10 ऑब्जेक्टिव और लगभग 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो टोटल 20 मार्क्स के त्रिकोणमिति से होते हैं, तो 20 मार्क्स हम लोग का यहां से श्योर कर सकते हैं। वृत्त से संबंधित प्रश्न। वृत्त से संबंधित प्रश्न के लिए पहले हम लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, और वृत्त से संबंधित छोटे छोटे प्रश्न और 5 मार्क्स के प्रश्न जो आते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, है ना। आगे है क्षेत्रफल ज्ञात करना, है ना। तो क्षेत्रफल से संबंधित फॉर्मूला जैसे याद किए, तो क्षेत्रफल से संबंधित जो प्रश्न आएगा उसको भी हम लोग आसानी से हल करेंगे, है ना। वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये सब चीज आएंगे। अगला है आयतन ज्ञात करना। अगला है आयतन ज्ञात करना। तो आयतन से यहाँ पर जो कोई भी मतलब त्रिभुज हो या कोई भी इससे संबंधित आयतन को जो ज्ञात करेंगे, ये इसमें आएंगे। उसके बाद आता है माध्य, माध्यक और बहुलक। माध्य, माध्यक और बहुलक का बात किया जाए, ये आसान टॉपिक है, इसको भी हम लोग ये 5 मार्क्स में भी पूछे गए हैं, तो इसको आसानी से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अगला है प्रायिकता। अगर प्रायिकता का बात करें तो ये भी बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं और सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में आते हैं, तो इसको भी हम लोग आसानी से पूरा कर लेंगे। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग बारी बारी से प्रत्येक टाइप के क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत ही इजी और मजेदार तरीके से हम लोग जानेंगे। तो अगले वीडियो में मैं इसको लेकर आऊंगा प्रत्येक टॉपिक का एक एक एग्जाम्पल के साथ, जो बहुत ही इजी होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने मैथ के कुछ टॉपिकों को देखा था, जो बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा कि मैथ में किस टॉपिक से कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। आज मैं उन सभी टॉपिक्स का मतलब कुछ उदाहरण के साथ आप लोगों के सामने लाया हूं, जो कि बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझ सकते हैं। तो आज मैं पहला टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित लाया हूं, जिससे कि बिहार बोर्ड में फाइनली 2 मार्क्स में पूछे ही जाते हैं। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके 867 और 255 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एचसीएफ को हम लोग साधारण भाषा में मौसौ भी बोल सकते हैं, एचसीएफ मतलब मौसौ। तो मौसौ हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो लेकिन इससे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। अगर बात करें भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ये हम आप लोगों को पता ही होगा, हम लोग इससे परिचित ही हैं। अगर इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको भाज्य को ए बोल सकते हैं, भाजक को बी बोल सकते हैं, भागफल को क्यू बोल सकते हैं, और शेषफल को आर मतलब रिमाइंडर मतलब शेषफल को रिमाइंडर भी बोल सकते हैं।
जहां इसको हम लोग लिख सकते हैं जहां 0 से बड़ा है या बराबर है r से बड़ा है b। ये हम लोग को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कई बार ऑब्जेक्टिव में डाला जा चुका है और पूछ भी, और इसको याद रखेंगे तो 1 मार्क्स में फाइनली मार सकते हैं हम लोग। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसको ही हम लोग बोलते हैं, इसे ही हम लोग यूक्लिड विभाजन भी बोल सकते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। मतलब ये a बराबर बी क्यू प्लस आर जहां दिखाई पड़े तो हम लोग समझ सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। और 0 से बड़ा है r से 0 से बड़ा या बराबर है r से बड़ा है b, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। तो हम लोग यहाँ 867 और 255, तो मौसो तो हम लोग पहले से जानते हैं कि जब मौसो जब तक मतलब उस संख्या को तब तक कटाएंगे जब तक उसका शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको हल करके मतलब किस प्रकार से बनाना है, ये सूत्र के रूप में है, इसको हम लोग याद रखेंगे और शुरू करते हैं इसको। यहाँ से 867 जो बड़ा होगा उसको भाज्य के जगह लिखेंगे, अंदर वाला को भाज्य कहते हैं, यहाँ का भाजक, यहाँ भागफल और यहाँ शेषफल होता है। तो यहाँ पर 867 जो है मेरा भाज्य का रूप है, 255 छोटा है तो इसको भाजक के जगह में देंगे 255। अब हम लोग यहाँ भाग के तरह इसको कटाएंगे, तो इसको कटाने के लिए क्या करेंगे, 255 को 867 से भाग दिया जाए, तो 255 को 867 से जब भाग देंगे तो इसको 3 से एक बार दे के देखते हैं। 5 तिया 15 की 5 हासिल 1 है, 5 तिया 15 1 16 की 6 हो गया, 3 दूना 6 1 7, टोटल 765 हुआ। इसको घटाते हैं, 7 में 5 गया 2, उसके बाद 6 में 6 गया 0, 8 में 7 गया तो 1, तो यहाँ पर 102 आया। जैसे ही 102 आएगा यहाँ पर भाग का चिन्ह लगाएंगे, भाग का चिन्ह लगाए। अब जो हम लोग का यहाँ भाजक के रूप में 255 था, यहाँ वाला जो है यहाँ उतरता, यहाँ वाला नहीं उतरता, यहाँ वाला उतरता। 255 को अब हम लोग उतार लिए यहाँ पर, 255 को जैसे हम लोग उतारे, अब 102 वाला को 255 वाला से भाग लगाएंगे। तो 102 को अगर यदि बात करते हैं 2 बार में अगर कटाते हैं तो 2 दूना 4 हो गया, और उसके बाद 0 2 एकम 2 यानी 204। 255 से 204 कम में है, चलिए इसको घटाते हैं। 5 में 4 गया 1, उसके बाद यहाँ पर बात करें तो 5 बच गया, उसके बाद ये खत्म हो गया। यहाँ पर 51 बचा, 51 के बाद फिर यहाँ पर हम लोग भाजक को लेंगे 102 को यहाँ लेते हैं। जब तक नहीं कटेगा तब तक इसको हम लोग कटाते जाएंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो 51 से अगर यदि बात करते हैं 2 बार में अगर कटाते हैं तो 51 दूना 102 आता है। तो यहाँ फाइनली हम लोग का शेषफल कितना हो गया, 0 बच गया। या यहाँ हम गुना का चिन्ह भी गलत का निशान भी दे सकते, खत्म हो गया, 0 हो गया इसका शेषफल। कितना हो गया इसका शेषफल, 0 हो गया। तो लास्ट में जिस संख्या जो भाजक होगा लास्ट में उसी को हम लोग मौसो बोलते हैं, उसको एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ फाइनली एचसीएफ हम लोग का 51 है, लेकिन इसको अगर हम लोग यूक्लिड विभाजन में सजाए तो किस प्रकार से सजा सकते हैं, तो यहाँ इस हिसाब के नीचे हम लोग लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा, यहाँ ना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो हम लोग को वहाँ यहाँ सूत्र नहीं लिखना, उसी पर सेट करना है। इसको सेट करने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले भाज्य को लेंगे, भाजक, फिर भागफल को गुना करेंगे, शेषफल को जोड़ेंगे। तो यहाँ भाज्य कितना है 867, तो हम लोग 867 लिख देते हैं। और उसके बाद भाजक गुना भागफल को गुना करना, भाजक है यहाँ पर 255, भागफल 3, तो यहाँ पर गुना करेंगे 255 गुना 3, और शेषफल इसका यहाँ पर 102 बचा है, प्लस में 102 दे देंगे। अब आते हैं, पहला वाला हो गया, दूसरा वाला जो केस यहाँ देखते हैं। तो यहाँ दूसरा वाला में 255 है, भाज्य का मान 255, तो 255 जो है 102 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 102 गुना 2, अब प्लस में 51 है तो यहाँ 51 लिख देंगे। अब तीसरा वाला में आते हैं, 102 है भाज्य, चलिए 102 देते हैं, 102, उसके बाद 102 51 गुना 2 और प्लस 0, 51 गुना 2 प्लस शेषफल में यहाँ 0 है। तो फाइनली हमारा जो लास्ट में आएगा इस पर चिन्ह लगाएंगे और अतः यहाँ लिख सकते हैं अतः एचसीएफ, जो लास्ट में जिससे कटा, जो लास्ट में भाजक आएगा उसी को हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो यहाँ एचसीएफ बराबर हम लोग लिख देंगे
51 और यहीं लिख देंगे फाइनली, ये हम लोग का आंसर हुआ। तो हम लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं, ये सूत्र था, इसको हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे, लेकिन हिसाब जब बनाएंगे तो यहाँ सॉल्व देंगे और इसको बनाने का स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग जब तक इसका शून्य नहीं आ जाता है शेष, तब तक इसको सॉल्व करते ही रहेंगे और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म को दर्शा देंगे ताकि समझ में जल्दी आए। और प्रत्येक भाज्य को है जो है भाजक इस सूत्र के अनुसार से सेट कर देंगे और लास्ट में जो आएगा उसी को हम लोग लिख देंगे HCF, और यहाँ हम लोग का 2 मार्क्स फाइनली पूरा हो जाएगा। इसी टाइप से और सब भी क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से मैं एक के बारे में बताया हूं, आप क्वेश्चन को क्वेश्चन बैंक या कोई चीज से निकालकर जरूर प्रैक्टिस करें। चलिए अब इसी टॉपिक का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF मतलब 900, मतलब दो संख्या उसका 913 दिया हुआ है, 913, और LCM जो है लॉस इसको बोलते हैं वो 182 दिया हुआ है। और बोल रहा है इनमें से एक संख्या, मतलब एक संख्या को हम लोग पहली संख्या भी बोल सकते हैं, एक संख्या 26 है तो दूसरी संख्या का मान पूछ रहा है। तो ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं जो प्रत्येक साल एक ना एक क्वेश्चन इसमें से देखा गया है, और इसको मतलब बढ़िया से समझ लिया जाए तो ऐसा ही टाइप से पहली संख्या पूछे या दूसरी संख्या पूछे या HCF पूछे या LCM, तो इसका हम लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, पहले हम लोग देख सकते हैं। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM बोल सकते हैं। मतलब पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM होता है। तो यहाँ से कुछ फॉर्मूला हम लोग पहले बना लेते हैं, देख लेते हैं फॉर्मूला को। अगर पहली संख्या पूछा गया, अगर पहली संख्या, यहाँ से नंबर दे देते हैं, पहली संख्या पूछा गया, पहली संख्या अगर पूछा गया तो पहली संख्या को अगर देखा जाए तो पहली संख्या दूसरी संख्या के साथ गुना में है, तो इसको अगर पहली संख्या निकालेंगे दूसरी संख्या को बराबर का उस पार में भेजेंगे तो गुना वाला चीज बराबर का उस पार में जो हो जाता है तो भाग में चले जाता है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे HCF गुना LCM बट्टे पहली संख्या यहाँ निकाल रहे हैं, दूसरी संख्या इसके नीचे लग जाएगा अगर दूसरी संख्या। ये भी हम लोग का एक फॉर्मूला बन गया, पहली संख्या का फॉर्मूला HCF गुना LCM बट्टे दूसरी संख्या। अब बात करें दूसरा फॉर्मूला का, दूसरी संख्या का फॉर्मूला देख लेते हैं। दूसरी संख्या, अगर दूसरी संख्या का बात करें तो दूसरी संख्या निकालेंगे तो पहली संख्या उसका नीचे जाएगा, सेम वैसे ही HCF गुना LCM लिख कर, और यहाँ पर पहली संख्या निकाले तो दूसरी संख्या निकाल रहे हैं नीचे पहली संख्या, वैसे भी जानते हैं गुना से उधर भाग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा पहली संख्या। तो यहाँ तक समझ गए होंगे, पहली संख्या दूसरी संख्या का सूत्र समझ गए, फॉर्मूला। तीसरा आते हैं, तीसरा पर हम लोग है, अब यहाँ पर HCF का बात करें, इसका भी तो कोई फॉर्मूला होगा। चलिए HCF यानी 900, यानी हम लोग बोल सकते हैं 900 का फॉर्मूला निकालेंगे, जिसमें क्या होगा, अगर HCF निकाल रहे थे तो सेम वही बात, यहाँ पहली संख्या निकाल रहे थे दूसरी संख्या को भाग में भेज रहे थे, तो उसी प्रकार से अगर HCF निकाल रहे तो LCM को भाग में भेजेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं पहली संख्या, यहाँ पहली संख्या था, उसके बाद क्या था गुना में दूसरी संख्या, अब बट्टे में यहाँ क्या देंगे, बट्टे, अब जानते हैं HCF निकाल रहा तो गुना में जो चीज इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो यहाँ पर LCM देंगे। तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ गया, HCF निकालेंगे नीचे LCM आएगा पहले। अब और एक वो देख रहे हैं, हम लोग LCM निकाल रहे हैं, LCM मतलब होता है लॉस हो, लघुत्तम समावर्तक। देखो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ फिर वही बात है, LCM निकालेंगे तो HCF भाग में जाएगा। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बट्टे, अब यहाँ पर LCM है तो जानते हैं यहाँ नीचे क्या आएगा HCF। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया होगा। यहाँ ये सूत्र था, बिना इसके सारे हम लोग नहीं बना सकते हैं। हिसाब को अगर बनाना है तो ये सूत्र हम लोग को बढ़िया से आसानी से याद रखना पड़ेगा। अब आते हैं हिसाब पर। तो यहाँ बोल रहा है क्या, अब हिसाब पे आएंगे, बोल रहा है दो संख्याओं का HCF, मतलब कोई दो संख्या है उसका HCF 13 दिया है, LCM 182 दिया है, उनमें से एक संख्या का मान यानी पहली संख्या 26 दे चुका है, तो दूसरी संख्या हम लोग को याद करना है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले सॉल्व करते हैं इसको, हिसाब को सॉल्व में आते हैं। तो यहाँ सेकंड नंबर हिसाब था, इस पर सॉल्व करते हैं, ये सूत्र को हम लोग जरूरी होगा। तो यहाँ पर हम लोग को पूछा है दूसरी संख्या,
तो दूसरी संख्या का सूत्र है HCF गुना LCM बट्टे पहली संख्या। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो दिया है इसको लिखते हैं, तो सॉल्व लिख दिए, यहाँ गिवन लिख सकते हैं, गिवन। तो दिया क्या क्या है, HCF का मान दिया हुआ है, तो लिख देते हैं HCF बराबर कितना दिया 13 लिख दो। उसका बाद LCM, तो LCM मेरा कितना दिया है 182, तो यहाँ पर लिख देते हैं LCM बराबर 182। और कुछ दिया है, एक संख्या इसमें दिया हुआ 26, तो यहाँ पहली संख्या दे सकते हैं, एक संख्या का मतलब पहली संख्या बराबर दिया हुआ है यहाँ 26। अब दूसरी संख्या यहाँ निकालना है, तो दूसरी संख्या बराबर वाट का चिन्ह दे सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ चुका होगा, तो हम लोग इसको लिख लिए। अब इसलिए प्रश्न से अगर आते हैं, इसमें हम लोग प्रश्न से आते हैं। अब प्रश्न में मेरा दूसरी संख्या पूछा हुआ है कि क्या पूछा हुआ, दूसरी संख्या, तो यहाँ पर दूसरी संख्या का फॉर्मूला लगाओ, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या अगर बात करें तो दूसरी संख्या में है HCF गुना LCM बट्टे दूसरी संख्या का नीचे आता है पहली संख्या, पहली संख्या। तो यहां देखते हैं हम लोग, चलिए दूसरी संख्या निकाल रहे हैं, तो यहां पर दूसरी संख्या को अब नहीं लिखा। HCF का मान यहां पर दिया है हम लोग को, HCF 13 दिया है, गुना LCM हम लोग का कितना दिया है 182 दिया है। उसके बाद यहां से पहली संख्या दिया हुआ है 26 दिया है। चलिए इसको अब काम करते हैं, 13 से 2 बार में 26, अगर 2 से घटाए 2 9 18 हो जाता है, उसका बाद 1, चलिए 91। यहां पर फाइनली रूप से दूसरी संख्या का मान यहां लिख सकते हैं, अतः दूसरी संख्या बराबर 91, यहाँ आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरी संख्या पूछे या पहली संख्या पूछे, HCF पूछे या LCM पूछे, इसका हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन को सिर्फ मॉस और लॉसों का मान बदल सकता है, लेकिन यहाँ पर बनाने का तरीका से यही है, ये चारों फॉर्मूला को हम लोग को याद रखना है और इसी पर कोई ना कोई हम लोग को पूछ सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन में जाते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, इस टाइप का है। यहाँ हम लोग को मतलब रेकनिंग वाला या बार वाला हिसाब अगर आए तो ये डेफिनेटली एक देखा ही जाता है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आता है। 1.8 अंडर बार लगा हुआ रहे या अंडर रेकनिंग लगा रहे, तो इसको किस प्रकार से हम लोग P/Q मतलब परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किस प्रकार से करेंगे, तो इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर यदि सब्जेक्टिव बना लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव हमारा ऐसे ही हल हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ही फाइनली भी पूछा जाता है इसको। चलो देखते हैं यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम लोग इसको लिख देंगे माना x, इसको 1.8 को हम लोग x मान लेंगे, 1.8 यहाँ पर लिख देंगे, अंडर बार लगा देंगे 8 पर। तो यहाँ पर इसको फिर आप लोग लिख सकते हैं x बराबर 1.8, अंडर बार का मतलब ये संख्या बार बार टर्मिनेटिंग होगा, बार बार आएगा, 8 8 8 8, जो आपका जितना मन है उतना लिखें। x जो है यहाँ सेम x लिख दिए, ये 1.8 को हम लोग x बराबर मान के रखे हैं 1.8, तो यहाँ पर x का x लिखे बराबर 1 पॉइंट, लेकिन 8 के ऊपर में बार लगा हुआ इसलिए 8 टर्मिनेटिंग है, मतलब जितना बार लिख सकते हैं इसको। तो 8 8 8 4 बार हमने लिखा, आप चाहे तो 5 बार भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 से ऊपर ही होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग एक चीज और देखेंगे कि ये कितने संख्याओं पर बार लगा हुआ, यहाँ पर एक संख्याओं पर लगा हुआ। अगर यहाँ पर 1.26 होते हैं, दोनों संख्याओं पर लगा रहता तो इसके लिए कुछ अलग फॉर्मूला होता, लेकिन यहाँ एक संख्याओं पर है। एक संख्याओं का मतलब जब भी एक संख्याओं पर बार दिखाई पड़े तो हम लोग उसके बदले में 1 देकर 1 0 से गुना करते हैं, 1 देकर 1 0। अगर 2 संख्याओं पर रहेगा तो 1 देकर 00, 3 संख्याओं पर अगर लगा रहेगा तो 1 देकर 000 देंगे यहाँ पर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर एक संख्या पर बार लगा हुआ है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ, यहाँ पहला पक्ष है ये दूसरा पक्ष है, तो दोनों तरफ यहाँ लिख सकते हैं, दोनों तरफ। यहाँ तक समझ में आया होगा। एक संख्या पर बार है तो इसलिए 10 से गुना करने पर, क्या करने पर, 10 से गुना करने पर। यहां तक हम लोग समझ चुके होंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। यहां तक हम लोग समझ गए, 10 से गुना करते हैं तो इधर भी 10 से गुना और इधर भी 10 से गुना, तो x को 10 से गुना करना, 10 गुना x
कर दिए। अब इधर 10 को 1.888 से गुना करना है, तो यहाँ पर 10 गुना 1.8888 डॉट डॉट। चलिए पहले इसको गुना करते हैं, 10 गुना x 10x, और यहाँ पर हम लोग फिर से गुना करते हैं। यहाँ भी गुना करना बहुत ही आसान है, यहाँ एक जीरो है तो इसका मतलब ये पॉइंट जो है एक संख्या के आगे आकर लग जाएगा, यहाँ से उठकर यहाँ आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ से जब यहाँ आया यहाँ पॉइंट लगेगा तो 18 बन गया, 18.888। और हम लोग अपने से ले सकते हैं, बढ़ा सकते हैं 8 को, कोई दिक्कत नहीं। ये फाइनली समीकरण 2 बन गया। तो यहाँ पर फिर से हम लोग गुना करने के लिए अगर जाने तो अगर 100 से गुना करते, 100 से अगर गुना करके दिखाते 1.888 को, तो यहाँ दो संख्या 2 जीरो था तो ये पॉइंट 2 अंक के बाद यहाँ लगता, मतलब इसको हम लोग लिख सकते थे 188.888। सेम यही तरीका हम लोग को यहाँ अपनाना है। चलिए अब समीकरण 2 बड़ा है, समीकरण 1 छोटा है, तो हम लोग बड़ा में छोटा को घटाएंगे। समीकरण 2 घटा 1 से, समीकरण 2 में 1 को घटाएंगे अभी, तो समीकरण 2 का मान लिखेंगे 10x बराबर 18.888, फिर 8 को लिखेंगे, यहाँ डॉट डॉट मार देंगे यहाँ पर क्योंकि टर्मिनेटिंग है। और फिर यहाँ देखते हैं एक वाला समीकरण क्या है, x है बराबर, यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे पॉइंट जो जहाँ है पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट के दाहिने तरफ देखेंगे पॉइंट के बगल में 1 है तो पॉइंट के जस्ट बगल में ही 1 देंगे। उसके बाद 8 पूरा देना है ना, अपने से ले सकते हैं 8 को अगर घटा हुआ है तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस जहाँ रहता है उसका चिन्ह चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो इसका भी चिन्ह बदल देंगे, परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं 10x में 1x, यहाँ प्लस था प्लस 10x, यहाँ पर प्लस x को हम लोग माइनस x बना दिए, तो 10x में एगो x जाएगा तो 9 गो x बच जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ घटा के देखते हैं, तो यहाँ घटाते हैं तो पहले इधर से करते हैं, 8 में 8 गया 0, फिर 8 में 8 गया 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे। चलिए 18 में 1 गया तो यहाँ पर 17 बच गया, तो इस 17 पॉइंट के उधर 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो आगे देखते हैं। तो x को बराबर करेंगे, 9 जो है x के साथ गुना में है तो इसलिए 9 को हम लोग भाग में भेज सकते हैं, इसलिए हम लोग x बराबर 17/9 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं ये मेरा p का मान है, ये मेरा q का मान है, अतः हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अतः p/q बराबर 17/9, ये हम लोग आंसर देंगे। और ऑब्जेक्टिव में हम लोग को इसी तरह से सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगला हिसाब को हम लोग देखते हैं, शांत और अशांत। शांत और अशांत में हम लोग जब देखते हैं तो शांत कब होगा अशांत कब होगा, इसके लिए रूल है, हम लोग एक नोट जानते हैं। सबसे पहले जब कोई परिमेय संख्या में, जब कोई परिमेय संख्या के हर में 2m या 5n या 2m गुना 5n दोनों के रूप में हो, दोनों के रूप में हो तो वह शांत होगा, तो वह शांत होगा। मतलब कोई परिमेय संख्या जैसे p/q परिमेय संख्या है तो p को अंश बोलेंगे और q को हर बोलेंगे। तो ये हर वाला का जो है या तो 2 या 5 या दोनों के रूप में अगर आ जाए 2 5 या 2 गुना 5 ऐसा रूप में भी आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, ये निश्चित ही शांत है। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से जानते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला है 35/50, 35/50। तो सबसे पहले 35 को वैसा ही रहेंगे, अंश को वैसे ही रहने देंगे, हर को हम लोग तोड़ के देखते हैं। 50 को जब तोड़ते हैं तो यहाँ तोड़ लेते हैं 50 को, 25 5 1। तो 50 के लिए हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 5 गुना 5। तो यहाँ देखते हैं हम लोग 5 से ऊपर अगर कट रहा कटा सकते हैं, 5 से 7 बार में 35 कट रहा है, तो आया क्या 7/2 गुना 5। तो हम लोग को अंश यहाँ हुआ, अंश हम लोग को देखना है और हर, तो हम लोग को हर में देखना है कि 2 आया क्या 5 आया क्या।
अगर 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या आता तो वो अशांत होता है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं 2 और 5 आया, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं ये शांत है, शांत है। तो यहाँ पर पहला ये आंसर दे सकते हैं हम लोग। फिर दूसरा नंबर यहाँ देख रहे हैं हम लोग 6/15, 6/15 सेम, 6/15 को हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, 6 को 6 रहने देंगे, 15 को तोड़ के देख लेते हैं। 15 को तोड़ने पर 3 से 5, 5 से 1 बार में, तो यहाँ पर 3 और 5 आ रहा है, 3 और 5 लिख रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 3 और 5, मेरा रूल में 2 और 5, लेकिन 3 से 6 को घटा सकते हैं, 3 दूना 6, तो यहाँ देख रहे हैं 2/5। तो यहाँ हम लोग पहले भी जान चुके हैं 2 भी आ सकता है या 5 भी आ सकता है या 2, 5 दोनों आ सकता है, तो ये भी मेरा शांत है। चलिए इसका भी आंसर हो गया। तीसरा को देखते हैं 11/210, 11/210, तो 11 को रहने देते हैं, 210 को तोड़ के देखते हैं हम लोग। 210 को जब तोड़ते हैं तो 2 से 20 और उसके बाद यहाँ पर एक इधर गया, 2 पंचे 10। फिर यहाँ पर देखते हैं 3 से, 3 छाक 18 और यहाँ पर उसके बाद 5, 30, चलो 3 तिया 9 और यहाँ पर 3 पचे 15। अब 5 से कटाएंगे 7, 7 से कटाएंगे 1, तो यहाँ पर 2, 3, 5, 7, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं रूल के अकॉर्डिंग 2 और 5 आना चाहिए, या 2 ही सिर्फ आए या 5 ही सिर्फ आए। तो यहाँ पर 2, 5, यहाँ 7 भी अलग से आ रहा है, 3 भी अलग से आ रहा है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं फाइनली ये अशांत है। यहाँ पर हम लोग इसको कह सकते हैं ये अशांत है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई दूसरा संख्या भी आ गया है गुणनफल के रूप में। तो चलिए अगला टॉपिक और जाते हैं। टॉपिक 5 में हम लोग गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 2 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, फैक्टर इसको बोलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण है क्या इसको जानते हैं। द्विघात समीकरण को अगर बात करें तो इसका सामान्य रूप होता है ax² + bx + c, और a का मान 0 नहीं हो सकता है। यहाँ हम लोग इससे समझ सकते हैं कि अगर यदि a का जगह 2 भर सकते हैं तो 2x² प्लस b का जगह अगर 3 भर देते 3x हो जाता, c की जगह 6 रख देते 6। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि a का मान इसलिए 0 नहीं हो सकता क्योंकि 2 को अगर 0 बना दिया जाए तो इसका मान 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो द्विघात नहीं होगा, तो इसका है। अब एक चीज और हम लोग को थोड़ा सा जानना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। शून्य को अगर द्विघात बहुपद का शून्यक का बात करें, द्विघात बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक ये 2 गो होता है। ये 2 गो कौन कौन होता है, एगो अल्फा होता है, एगो बीटा, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा। इसको हम लोग को याद रखना है। अगर यदि यहाँ ऐसे रहे तो अल्फा, और बी को अगर थोड़ा नीचे कर दिए तो वो बीटा बन गया, तो अल्फा बीटा का ये चिन्ह है। तो हम लोग को यहाँ पर अगर बात करें शून्यकों का योग, शून्यकों का योग एक फॉर्मूला है यहाँ पर, शून्यकों का योग द्विघात बहुपद के लिए एक फॉर्मूला है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग होता है -b/a, तो हम लोग को याद रखना है शून्यकों का योग -b/a। और हम लोग जानते हैं कि 2 शून्य अल्फा एगो होता है, एगो बीटा, तो शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, क्या कि शून्यकों का योग बोला है, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a बोल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का सूत्र -b/a, और हम लोग को इसको याद रखना पड़ेगा, आगे काम देगा। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल c/a, तो हम लोग शून्यक जानते हैं कि अल्फा बीटा है, तो इसमें गुना का चिन्ह रख दिए, अल्फा इंटू बीटा c/a। तो हम लोग इस पर एक हिसाब बना के देख रहे हैं। तो बोल रहा है यहाँ हिसाब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात बहुपद 2x² - 5x + 3 के शून्यक ज्ञात करना है हम लोग को। तो शून्यक ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्व लिखेंगे यहाँ, उसके बाद यहाँ देंगे गिवन, जो बहुपद दिया हुआ है उसको हम लोग लिखेंगे। बहुपद दिया है 2x² माइनस में 5x है, प्लस में 3 है। तो हम लोग को यहाँ पर देखना है कि 2 ऊपर है तो द्विघात बहुपद है, इसको हम लोग फैक्टर करना है, तो फैक्टर करना बहुत ही आसान होता है। तो हम लोग को यहाँ देखते हैं माइनस, बीच में इसका देखते हैं -5x। हम लोग को कोई ऐसा संख्या लेना है जो जोड़ या घटा के -5x पर जाए। तो हम लोग इसके लिए यहाँ एक ट्रिक लगाते हैं, ये आगे वाला जो x² का आगे 2 गुणांक जो है 2 और इसका ये 3, ये दोनों को गुना कर देंगे। 2 और 3 को हम लोग क्या करेंगे गुना, 2 को 3 से गुना करते हैं तो
6, इसको तोड़ते हैं एक बार, 2 से अगर कटाते हैं 2 तिया 6 और 3 से एक बार में, तो 2 और गुना 3 आ रहा है यहाँ पर। तो यही वो दो संख्या है जो जोड़ने और घटाने से 5 पूछ सकता है। तो कैसे होगा, अगर ये 2 के पास भी माइनस लगा दिया जाए, 3 के पास भी माइनस लगा जाए, 2 3 -5 पूछ जाएगा, इसके पास x दे देंगे अपने से। तो यहाँ पर लगाते हैं इस पर, इसको सेम उतारना, आगे वाला सेम, 2x² का 2x²। अब हम यहाँ -5 पुराने के लिए दोनों संख्या हम क्या कर सकते हैं, -2 और -3, इसका मतलब -2, लेकिन इसके साथ x लगा हुआ, यहाँ x लगाएंगे, -2x, फिर यहाँ पर भी -3x, और यहाँ आगे वाला भी हुबहू उतार देंगे, पीछे वाला भी इसका सेम, +3 सेम। तो यहाँ तक समझ गया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ कॉमन लेना है, कॉमन कैसे लेंगे, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो कॉमन 2 निकाल सकते हैं। इसके पास भी x है, लेकिन 2 को है, इसके पास 1 है, तो इसका मतलब ये 1 देगा, तो ये भी 1 देगा, तो यहाँ x ले लिए। तो यहाँ बचा क्या, 2 भी खत्म था, 1 x भी निकाल लिए थे, x बचा था, माइनस बचा हुआ है, और 2 से 2 खत्म, x से x भी खत्म, यहाँ इसका मतलब 1 बचा हुआ है। यहाँ पर देखते हैं, फिर माइनस है, यहाँ माइनस लिख देंगे। अब कॉमन क्या निकल सकता है, दोनों में 3 है, तो 3 को निकाल सकते हैं, x इसके पास नहीं है, नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब x यहाँ पर रह जाएगा, माइनस प्लस, -3 को भागा दिए 3 से एक बार में। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ 1 है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है ये दोनों डब्बा, जब तक हम लोग का दोनों डब्बा सही नहीं हो जाएगा, दोनों डब्बा में सेम टू सेम आना चाहिए। जैसे यहाँ x - 1 है, यहाँ भी x - 1, अगर यहाँ x - 1 है, अगर यहाँ x + 1 निकल जाता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कहीं मिस्टेक हुआ है। तो हम लोग इसको ध्यान देंगे कि दोनों डब्बा सेम ही आना चाहिए। तो अब दोनों डब्बा में कोई एक डब्बा को लिख लेंगे, x - 1, दोनों डब्बा में एक डब्बा का मान लिख लेते हैं। अब इस डब्बा के आगे जो 2x है, इसको लिख लेते हैं यहाँ 2x, उसके बाद इस डब्बा के आगे भी जो है उसको लिख लेते हैं, फिर चिन्ह के साथ इसको लिख लेंगे। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं x - 1 और 2x - 3। अब इसमें हम लोग इसको अगर शून्य निकाले इससे, तो यदि लगाना पड़ेगा यहाँ, यदि। अब पहला डब्बा को हम लोग यहाँ हल करते हैं, x - 1 अपने से 0 लगा देंगे यहाँ पर, तो इसलिए x का मान अगर निकालते हैं, -1 को उधर भेजते हैं तो +1 आ जाता है, x का मान हम लोग का +1 हो गया। अब तथा फिर निकालते हैं, अब पहला डब्बा का काम हो गया था, अब दूसरा डब्बा का काम करते हैं। यहाँ पर है 2x - 3 = 0। अगर 2x निकाले तो 3 को उधर भेजना पड़ेगा, माइनस है तो +3, इसलिए x निकालेंगे तो 3/2। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, अतः शून्यक, यहाँ जो शून्यक है, यहाँ 2 को निकला, एगो x का मान 1 निकला, एगो x का मान 3/2। तो यहाँ x को हम लोग ब्रैकेट में रखकर लिख सकते हैं कि 1,3/2, 1,3/2, और ये मेरा फाइनली आंसर हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग गुणनखंड बना सकते हैं। द्विघात समीकरण निकालने का सूत्र पर एक सूत्र है, इसको भी हम लोग नोट करेंगे, सूत्र को इस पर आएगा, द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र, इसको हम लोग देखेंगे ध्यान से, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यहाँ पर एक बार हम लोग को समझना है, x² बैठा देंगे, उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग, उसके बाद फिर x लगाएंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल बैठा देंगे, बराबर 0 लगाएंगे। तो इस सूत्र को हम लोग कहाँ यूज करते हैं उसको देख रहे हैं, यहाँ हिसाब में यूज करेंगे। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा यानी दिया हुआ है, शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5/3 है और 3/2 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना। तो हम लोग को द्विघात समीकरणों का शून्यकों का योग गुणनफल जब दिया हुआ रहता है, तो उससे हम लोग एक द्विघात समीकरण ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया हुआ, सबसे पहले दिया हुआ क्या, तो हम लोग देखते हैं, दिया हुआ है, पहला बोला है शून्यकों का योग, इसका मतलब पहला जो है वो शून्यकों का योग है। तो यहाँ पर हम लोग इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ 5/3, इसको लिख देंगे 5/3, और शून्यकों का गुणनफल भी दिया है, तो इसको हम लोग अंग्रेजी में अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं, शून्यकों का गुणनफल, एक इसका मान है 3/2। अब आप लोग सूत्र पढ़े
कि यहाँ बोल रहा है कि द्विघात समीकरण ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र पढ़े हैं, तो यहाँ लिख देंगे द्विघात समीकरण से। जब द्विघात समीकरण से हम लोग आते हैं तो यहाँ पर सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो चलिए इस पर हम लोग सेट करते हैं शून्य को, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ही रहेगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5/3 है, 5/3, यहाँ पर एक्स था तो एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 3/2 बराबर 0। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 1 लगा सकते हैं। अब सबका एलसीएम करेंगे, जब एलसीएम करते हैं 3 और 2 और 1 का एलसीएम करेंगे तो 6। अब 1 को भागा देंगे 6 से, तो 6 को एक्स स्क्वायर से अगर गुना करते हैं 6x स्क्वायर। फिर से इसको देखते हैं, 1 को भागा दिए 6 से 6, अब 6 को ऊपर वाला एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे 6x स्क्वायर। अब माइनस है तो यहाँ चिन्ह माइनस रहेगा। अब 3 को भागा देते हैं 6 से 2 बार में, और 2 को 5 से गुना करते हैं तो 10, और x लगा हुआ था पहले से यहाँ। अब यहाँ प्लस है तो प्लस 2 को 6 से भगा देते हैं 3 बार में, 3 को 3 से गुना करते हैं 9, यहाँ बराबर 0। यहाँ नीचे 1 लिख देंगे, यहाँ और का चिन्ह लगाएंगे, बराबर आ चुका है पहले। चलिए अब इसको कोना को नहीं गुना करते, कोना को नहीं गुना जिसको बोला जाता है। अब इसको गुना करते हैं 6x स्क्वायर, 1 से गुना करेंगे कोई परिवर्तन नहीं, 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, 1 से कोई परिवर्तन नहीं। अब 6 को 0 से, कोई भी संख्या को जानते हैं जैसा कि कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे 0 ही होगा, तो यहाँ 0 लगा देंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 आ रहा है, तो अब हम लोग यहाँ हम लोग को पूछा है द्विघात बहुपद, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं अतः द्विघात बहुपद। ये मेरा द्विघात समीकरण था। अब द्विघात बहुपद जब लिखा जाएगा 0 को हटा दिया जाएगा। द्विघात बहुपद में हम लोग लिखते हैं 6x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9, यहाँ तक हम लोग देंगे, 0 को नहीं देंगे। द्विघात बहुपद में 0 नहीं दिया जाता, समीकरण में 0 दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक सिंपली सूत्र याद रखकर हम लोग इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और ये 2 मार्क में फिक्स रहता है हम लोग का। इसी में हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में यदि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो, तो हम लोग जानते हैं कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा ही होता है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। तो इसी में हम लोग को 3 हिसाब जोड़ के दिया हुआ है, तो कोई एक हिसाब हम लोग को वहां पूछा जाएगा इस पे जोड़ के। ये ऑब्जेक्टिव में भी है, सब्जेक्टिव में ही, इसको ध्यान से हम लोग बनाएंगे। अभी यहाँ बोल रहा है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, तो पहले बहुपद को लिखकर हम लोग को बहुपद लिखकर अल्फा शून्यकों का योग और गुणनफल निकालना है। शून्यकों का योग गुणनफल निकाल के उसके बाद तब हम लोग इस पर मान डालेंगे और इसका मान निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग गिवन डालेंगे, गिवन डालने के बाद हम लोग सॉल्व, गिवन डालने के बाद यहाँ हम लोग देखते हैं हिसाब है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ हम लोग पहले इसको x के आगे क्या गुणांक है, x के आगे क्या गुणांक है, इसके आगे क्या है, x स्क्वायर के आगे गुणांक है 2, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं इसको a बराबर 2। हम लोग इसको बोलते हैं b बराबर, यहाँ पर x का गुणांक है 3 लेकिन इसके आगे माइनस लगा है इसलिए -3, b का गुणांक यानी x का गुणांक -3, c का मान 1 दे देंगे यहाँ पर। अब हम लोग आते हैं, सबसे पहले हम लोग इसमें शून्यकों का योग और गुणनफल को निकाल लेते हैं। तो शून्यकों का योग का हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए हैं कि अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग शून्यकों का योग बोलते हैं, हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं इसको। माइनस बी बाई ए इसका सूत्र होता है, तो इस पर हम लोग लगाते हैं। b का मान है -3 और a का मान है 2, तो इसका अल्फा प्लस बीटा का मान, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई है a है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -3 इसका मान है, यहाँ सूत्र में माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग 3/2 इसको लिख सकते हैं। अब आ रहा अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र होता है c बाय ए, तो c का मान हम लोग भरेंगे, c का मान है 1 और a का मान है 2। तो हम लोग को शून्यकों का योग और गुणनफल जब मिल जाता है तो उसके बाद बारी बारी से हम लोग हिसाब में आते हैं। यहाँ प्रश्न से हम लोग लिख देते हैं, प्रश्न से। अब प्रश्न से 1 नंबर पर जब आते हैं, 1 नंबर है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो हम लोग को इसके लिए एक सूत्र याद रखना पड़ेगा। ये सूत्र है, यहाँ हम लिख देते हैं, सूत्र अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर,
-2 अल्फा बीटा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हम लोग इसको बनाते हैं, तो यहाँ सूत्र लगाते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -2 अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग का पास है 3/2, 3/2 यहाँ बैठा के स्क्वायर दे सकते हैं, -2 और गुना यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान चाहिए 1/2 है, 1/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब 3 का स्क्वायर का मतलब है 3 को 3 से ही गुना करें, 3 से गुना करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पर देख रहे हैं 1 बचा हुआ है कट के, तो 1 यहाँ पर 1 लगा के भिन्न का घटा कर सकते हैं 4, तो 4 को 4 से भगा देंगे तो खत्म, बचा 9 माइनस 1 को भगा देंगे 4 से 4, यहाँ पर 4 ही आ जाएगा, गुना करेंगे 9 में 4 गया तो 5/4। तो ये मेरा पहला नंबर हिसाब का फाइनली आंसर है। अब 2 नंबर को हम लोग देख रहे हैं, इसी से 2 नंबर को जब बनाएंगे तो यहाँ 2 नंबर को हम लोग देख रहे हैं। तो 2 नंबर में हम लोग को पूछा गया अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, इसको अगर एलसीएम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो सकता है एलसीएम, क्योंकि अलग अलग संख्या है, बीटा अलग है अल्फा अलग है, इसलिए अल्फा इंटू बीटा गुना में रह गया। अब बीटा को जब भाग दे रहे हैं दोनों से तो देख रहे हैं बीटा तो कट रहा है लेकिन अल्फा बच गया, अल्फा को अल्फा से गुना करते हैं तो अल्फा स्क्वायर प्लस, अब अल्फा को जब भाग दे रहे हैं अल्फा कट गया लेकिन बीटा बच गया, बीटा को बीटा से गुना करते हैं तो बीटा का स्क्वायर। अब हम लोग सूत्र पढ़े हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अभी तो शुरू में पढ़े थे, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो हम लोग ये सूत्र अब पढ़ के रखे हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। इसको बैठा दिए। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा का मान भर रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यहाँ है हम लोग का 1/2 निकाल के रखे हैं पहले से 1/2। चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान हम लोग भर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मान है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर -2 गुना अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/2, 1/2 यहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर 1/2। अब यहाँ देख रहे हैं 2 से 2 खत्म, तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 अब बट्टे 1/2। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1 लगाने के बाद इसको एलसीएम जब करते हैं तो 4, अब 4 को 4 से जब भागा देते हैं तो यहाँ बच रहा है 9, उसके बाद यहाँ 1 को भगा दे रहे हैं 4 से तो यहाँ पर -4 आ जाएगा, यहाँ 1/2 फाइनली पहले से ही था, 9 में 4 गया 5/4 और यहाँ 1/2। तो हम लोग यहाँ पलटी वाला गुना जानते हैं, इसको हम लोग भिन्न का भाग भी बोलते हैं, तो पलटी वाला गुना दे रहे हैं 5/4। अब यहाँ नीचे का 2 ऊपर, ऊपर का 1 नीचे, तो 2 से 2 बार में कट गया, यहाँ पर 5/2 इसका फाइनली आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसको आप लोग पूरा करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।